हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर है। नई बुक में 3rd चैप्टर है, पुरानी बुक में 4th चैप्टर है। चैप्टर नेम है चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये आपको 9th क्लास में हेल्प करेगा, 10th क्लास में हेल्प करेगा और आपका बेस जो है वो मजबूत होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो रहें उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। चुनाव क्या है? चुनाव का मतलब अगर हम देसी भाषा में कहें, चुनाव का मतलब होता है चुनना। और चुना कहाँ जाता है? जहाँ पर संख्याएं ज़्यादा हों, 2, 4, 5 संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर हम कहते हैं, वहाँ पर हम उसको चुन सकते हैं। अगर कोई संख्या ही कम रहेगी तो फिर चुनाव कैसे होगा? फिर चुनाव होगा ही नहीं। जो हमारे सामने मजबूरी में हमको वही लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अर्थ की बात अगर हम करें, इसमें चुनाव का अर्थ होता है भाई किसी चीज़ को चुनना। हमें उसमें से जो भी हमारे सामने ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना, उनमें से सिलेक्ट करना। जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो परिभाषा हम इसमें कह सकते हैं कि भाई चुनाव का मतलब है 2-4 ऑप्शन में से हमें अपने लिए जो बेस्ट है हमारे लिए उसको चुन लेना। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लीजिए चॉकलेट होती हैं, है ना। चॉकलेट अगर आपके पास किसी दुकान पे एक ही चॉकलेट है और आपको आपकी मनपसंद की नहीं मिल रही तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एक ही है, मजबूरी में आपको वही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके सामने 10 चॉकलेट रख दी जाए तो आप उन सब में से सबसे बेस्ट जो है वो आप अपने लिए देखेंगे। इसलिए कहा जाता है जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, चुनाव की ज़रूरत क्यों? चुनाव की ज़रूरत क्यों? वाई डू वी नीड इलेक्शंस? चुनाव की ज़रूरत, जैसे इसमें लिखा हुआ है, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। यानी चुनाव का मतलब है जो चीज़ें उनके सामने हैं उसमें से चुनते हैं चीज़ों को। वे अपने लिए कानून बनाने वालों को चुनते हैं, वे सरकार बनाने वाले, बड़े फैसले लेने वालों को चुनते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानून को दिशा निर्देश देने वाले पार्टी का चुनाव करते हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। क्या सभी मिलकर, अगर हम बात करें, अगर हम चुनाव ना करें तो उसके बाद उसके बिना क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई? या तो सभी लोग मिलकर शासन चला सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो संख्या हमारे देश में बहुत बड़ी है, तो सभी लोग मिलकर शासन चलाना तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? रोज़ सब लोग साथ बैठ के तो कोई फैसला ले नहीं सकते, शाम को सभी को अपना काम करना है। तो इसलिए हमने ये पद्धति अपनाई है कि हमने अपने कैंडिडेट को चुन लेते हैं, वो हमारे बिहाफ पर आगे काम करता है। समझ में आया? तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रतिनिधि को चुनाव ही चुनाव है। यानी जो हम अपने प्रतिनिधि है, जो कैंडिडेट हैं, जो नेता खड़े होते हैं, उम्मीदवार, जब वो जीत जाते हैं तो उसी को कहते हैं प्रतिनिधि को हमने चुन लिया, या वो प्रतिनिधि जो है वो जीत गए। इसके बाद आता है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार। व्हाट मेक ऑन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? यानी जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से, क्या ऐसे आधार हैं कि हम कहें कि हाँ ये लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक का मतलब है सभी चीज़ें कानून के अनुसार हुई है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है। तो जैसे इसमें पॉइंट लिखे हैं कि पहला पॉइंट हमारा इसमें कह रहा है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर कोई जो है वो चुनाव कर सके, वोट दे सके। यानी हर किसी को वोट देने का अधिकार, मत अधाधिकार होना चाहिए। किसी को भी, सभी का मत जो है वो वोट है, चाहे वो, यानी सभी का जो वोट है वो इक्वल है, समान है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो अंबानी जी हो। दूसरा पॉइंट आया था हमारा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे, जैसे भी हमने चर्चा की थी, जितने ज़्यादा ऑप्शन हमारे सामने होंगे उतना ज़्यादा वो लोकतांत्रिक होगा। क्यों लोकतांत्रिक होगा? कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। इन केस अगर कोई 1 या 2 ही रहे तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, और अगर एक ही रहा तो कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। भाई राजी राजी नहीं, गैर राजी, आपको तो वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे उसको 2-4 भी वोट मिल जाए वही जीत जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उतने चुनाव जो है लोकतांत्रिक होंगे। तीसरा है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। यानी जो चुनाव है वो समय समय पर, जो भी निश्चित समय है उसके बाद चुनाव होना ज़रूरी है, तभी लोकतांत्रिक होगा। अगर समय पे नहीं होगा तो लोकतांत्रिक आना, फिर तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप आ गया या कोई ऐसा XYZ इशू हो जाता है। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए, यानी जो भी उनका समय अंतराल है उसके बाद चुनाव होने बहुत ज़रूरी, तभी हम कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक ढंग से देश चल रहा है। इसके बाद जो चौथे है, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का होना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि
जो लोग जिसको चुनते हैं वास्तव में वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वोट दी किसी को और जीत गया कोई और, तो यानी जिसको आप वोट दे रहे हैं वही जीते, तो हम कहेंगे वो आपका लोकतांत्रिक ढंग से काम उस पर हुआ है। इसके बाद आ जाता है 5वां पॉइंट, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। यानी कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र ढंग से हो, यानी जो चुनाव आयोग है उस पर किसी का दबाव ना हो, या जहां चुनाव हो रहे हैं जो पोलिंग बूथ है वहां जितने अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर किसी का दबाव ना हो, वो स्वतंत्र तरीके से जो सही चीज़ें हैं उसी को करे। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में नहीं रहना, तो यानी जो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, जो स्वतंत्र तरीके से काम होंगे वो सही काम होंगे, और जो जनता चाहती है, जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिए हैं वही जीत के आएगा। यानी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है? चुनाव बूथों में गड़बड़ी हो सकती है, गिनती में गड़बड़ी हो सकती है, या हो सकता है कि जो वोट दे रहे हैं उनको खरीदा जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो होंगी तो फिर हमारा चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होगा। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अभी हमने कहा था भाई जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना चुनाव लोकतांत्रिक होगा, उतने हमें ऑप्शन मिलेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे उतनी ज़्यादा वो जनता के फेवर की बात करेंगे कि हम अगर जीत गए तो ये करेंगे, हम जीत गए तो ये करेंगे, बीजेपी अगर जीत गई तो वो ये करेगी, कांग्रेस जीत गए तो ये करेगी, आम आदमी पार्टी जीत गई तो ये करेगी। सबका एक मैनिफेस्टो होता है, ठीक है, घोषणा पत्र होता है जिसको वो दिखाते हैं कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे। इसके बाद एक होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से कि एक सीट है जो डिपेंड करती है जनसंख्या पर। मान लीजिए जैसे कि भारत है, जब लोकसभा के चुनाव के पूरे भारत में होते हैं तो भारत की बात ना करेंगे, जहां कंपटीशन ज़्यादा होगा। हर चीज़ में आप देखो जहां पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहां पर जो कस्टमर है, जो जनता है, उनको फ़ायदा होता है। जहां है ही नहीं कुछ कंपटीशन, जो एक दो ही चीज़ें हैं, तो वहां पे उनको फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी उतना ज़्यादा जनता के फेवर की बात होगी। इसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि अभी चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि एक उसका निर्वाचन क्षेत्र, एक सीट जितने क्षेत्र से होगी वो उसका निर्वाचन क्षेत्र, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, ठीक है। जैसे लोकसभा होगा, मान लीजिए ये भारत है, लोकसभा में इसको टुकड़े कर दिए जाते हैं 543 में। इसके बाद अगर मान लो ये राज्य है और यहाँ पे चुनाव होने हैं तो इसको राज्य के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। हर राज्य की अपनी जनसंख्या के अनुसार सीटें होती हैं। तो इस तरीके से जितनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी उतना जनता के फेवर। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यानी जो भारत के चुनाव होते हैं वो क्यों लोकतांत्रिक हैं, हम इन पॉइंटों से समझ सकते हैं कि भारत के चुनाव को हम कैसे क्यों कह सकते हैं कि हाँ ये लोकतांत्रिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वतंत्र चुनाव आयोग, हमारे भारत में जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग है। स्वतंत्र चुनाव आयोग का मतलब ये होता है कि जो चुनाव आयोग है उस पर किसी भी तरह का कोई जोर दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र होकर काम करता है। अब स्वतंत्र होकर क्या क्या काम करता है? चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, कब होंगे कब नहीं होंगे उसकी सूचना जारी करता है। वहाँ से लेकर और नतीजों की घोषणा, जब रिजल्ट आते हैं चुनाव के, वहाँ तक की सारी प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र चुनाव आयोग के रूप में काम करता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, नहीं चुनाव से पहले कुछ समय पहले आदर्श संहिता लागू हो जाती है। इसका उल्लंघन करने वालों को, उम्मीदवारों को, पार्टियों को सजा तक भी देता है ये चुनाव आयोग। उसके बाद चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश भी दे सकता है। यानी चुनाव आयोग हम कह सकते हैं कि सरकार से भी बड़ा है, जो भी इसके कानूनों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं। आचार संहिता क्या होती है कि जो चुनाव से पहले कंपेनिंग के बाद का समय होता है, कंपेनिंग के करने के बाद चुनाव आयोग एक 2, 4, 5 दिन का एक आचार संहिता लगाता है कि उसके बाद कंपेनिंग बंद हो जाती है ताकि राज्यों में सुरक्षा बरकरार रहे। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है चुनाव में लोगों की भागीदारी। अगर भारत में चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता तो जनता जो है, इंसान जो है वो इसके तरफ आकर्षित नहीं होते। अगर इनको कुछ गड़बड़ी लगती तो डे बाय डे इनका ग्राफ घटता रहता। लेकिन यहाँ पे हमने जो ग्राफ देख रहे हैं, हमने 2 ग्राफ हैं, ब्रिटेन और भारत।
देखो ब्रिटेन का ग्राफ जो है गिर रहा है परसेंटेज में, लेकिन भारत का ग्राफ जो है वो लगभग इक्वल सा ही है। तो यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट और हैं, जैसे मतदाता सूची में फर्जीना, ऐसे कुछ चुनाव आयोग पे लगाए जाते हैं गड़बड़ की, ये गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मतदाता सूची में फर्जी नाम हो जाते हैं, कभी शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग कर लेते हैं, अमीर उम्मीदवार जो है वो बड़ी पार्टियों से जब पैसे के बल पर वो मोस्टली देखा जाता है कि जीत जाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतदान के लिए चुनाव धांधली हो जाती हैं। तो ये सारी देखी जाती है कि चुनाव आयोग पे ये सारे लगते रहती हैं चीज़ें कि भाई चुनाव आयोग में ये गड़बड़ी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चुनाव की हमारी प्रणाली, यानी कि चुनाव में जो है हमारी प्रणाली क्या है, भारत की प्रणाली क्या है। तो हम भारत की प्रणाली इसमें अगर देखें तो सबसे पहले चुनाव क्षेत्र मतलब जो भी हमने पढ़ा था निर्वाचन क्षेत्र। मैंने तुम्हें बताया था कि चुनाव क्षेत्र का मतलब है उस चीज़ को, उस क्षेत्र को जो है बांट दिया जाए। अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, मान लो ये इंडिया है, तो इसको उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूरे 543 सीट होती हैं लोकसभा की, तो 543 के रूप में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश को बांट दिया जाता है। और ये 543 का जो एक हिस्सा है, नहीं 543 चुनाव क्षेत्र हो गए, निर्वाचन क्षेत्र हो गए, जहाँ से 543 कैंडिडेट चुन के आने हैं। तो उन कैंडिडेटों का वो चुनाव क्षेत्र कह लो, निर्वाचन क्षेत्र कह लो, जहाँ से वो निर्वाचित होंगे। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई लोकसभा की बात, अगर हम विधानसभा की बात करें, क्योंकि विधानसभा में क्या होता है, हर राज्य की अपनी जनसंख्या के अनुसार सीटें वहाँ पे होती हैं। तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में मान लो ये यूपी है और यूपी में टोटल जो है 403 सीटें हैं, ठीक है। 403 सीटें का मतलब है पूरे यूपी को 403 हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी 403 कैंडिडेट वहाँ से जीत के आने हैं, चाहे वो एक पार्टी के हों, चाहे वो दो के हों, चाहे वो कितने भी पार्टी के हों। तो यानी टोटल 403 कैंडिडेट आएंगे और इन 403 कैंडिडेटों में से 50% से ज़्यादा, 50% प्लस 1 यानी आधे से एक ज़्यादा जो भी अपना बहुमत साबित कर देगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर है। इसके बाद आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब तुम ट्रेन में जाते हो तो होते रिजर्वेशन, यानी आपकी सीट रिजर्व हो जाती है कि आप ही के लिए है। तो उसी तरीके से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल रिजर्व कर दिए जाते हैं कि यहाँ से केवल यही कैंडिडेट होंगे, चाहे उसमें एससी कैंडिडेट हों, चाहे उसमें एससी कैंडिडेट हो। तो यानी ऐसी सीटें जो बिल्कुल आरक्षित है कि यहाँ से भाई केवल एससी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, यहाँ से केवल एसटी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 में से हैं जो सीटें, आगे मैं आपको बताऊंगा कितनी सीटें किस तरीके से, पूरा मैप मैंने लिया है। इसके बाद आती है मतदाता सूची। मतदाता सूची का मतलब है कि वोटर, मान लो पहले जो चुनाव थे वो 1 या 2 साल पहले हुए हैं, या यही मान लो 2 महीने पहले भी हुए हैं, तो जो भी चुनाव होते हैं उससे पहले चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची जो है वो जारी करता है, या हम कहें उसमें चेंजेस लाता है। ठीक है, चेंजेस क्यों लाता है कि हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट 18 प्लस हुए हों जो मतदाता सूची में ऐड होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डेथ हो गई हो, ठीक है, तो वो माइनस भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ये स्थान छोड़ के कहीं दूसरे चले गए होंगे, स्थान चेंज कर लिया होगा, वो माइनस में होंगे, हो सकता है कहीं और से यहाँ आ गए होंगे तो वो प्लस में होंगे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग जो है अपनी मतदाता सूची तैयार करता है चुनाव से पहले, ताकि वो अनुमान लगा सके कितने उनके क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कितने कैंडिडेट हैं, कितने मतदाता हैं जो वोट डालेंगे, इसलिए और कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि चुनाव आयोग पे लगते रहते हैं कि गड़बड़ी होती रहती है, इतना बड़ा काम है तो छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन का मतलब है जो उम्मीदवार किसी सीट से खड़े होना चाहते हैं वो अपना नामांकन भरते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्चा भरते हैं। कहाँ पर? चुनाव आयोग में जाके उनको अपनी सारी डिटेल देनी होती है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कोई केस तो नहीं चल रहा, तो वो सारी चीज़ें भरनी होती है। किसी भी क्षेत्र से, यानी एक अपने निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट खड़े होंगे और वो वहाँ अपना नामांकन भरेंगे कि हम इस सीट से
इस पार्टी से या फिर निर्दलीय दल से हम यहाँ खड़े होना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद आता है चुनाव अभियान। भाई ठीक है, अब जो कैंडिडेटों ने नामांकन भरा है, अब रिजल्ट आया था कि हाँ इस सीट से, इस क्षेत्र से इतने कैंडिडेट खड़े हैं, वो क्या करते हैं, अपना चुनाव अभियान चलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग। अपनी कैंपेनिंग चलाते हैं आचार संहिता से पहले। आचार संहिता हमने बताया था, आचार संहिता क्या है कि भाई उसके बाद कोई कैंपेनिंग नहीं होगी, ताकि किसी राज्य की जो है सुरक्षा बरकरार रहे। उसके बाद है मतदाता और गणना, यानी उसके बाद मतदाता जो है, जो जितने भी वोट हुए हैं, जितने भी वोटर हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, उनकी फिर गणना होती है, गिने जाते हैं कि किसको कितने वोट मिले, कौन हारा कौन जीता। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, चाहे कोई पार्टी हारी हो चाहे कोई पार्टी जीती हो, ये रिजल्ट सभी को एक्सेप्ट करने होते हैं। ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो भारत है, इसको ये लोकसभा चुनाव के लिए आरक्षित है, यानी आरक्षित सीटें दिखाई गई हैं। देखो यहाँ पे टोटल हमारी 543 सीटें हैं, सामान्य की 412 हैं, और जहाँ जहाँ तुम्हें रेड नज़र आ रहा है ये क्या है, ये आरक्षित सीटें हैं। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, यानी एससी के लिए। उसके बाद जहाँ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है हमें ये सब, ये क्या है, एसटी के लिए। इन क्षेत्रों से केवल एसटी ही पर्चा भर सकते हैं, एससी एसटी ही खड़े हो सकते हैं इन क्षेत्रों से। जैसे देखो दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में इतनी है, अरुणाचल प्रदेश में इतने हैं, तो ये सारी सीटें दी हुई हैं। चलो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, लोकसभा की, लोकसभा के लिए है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में क्या है, किसी राज्य को उतने हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, ये गुलबर्गा का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को जितनी सीटें वहाँ पे होती हैं, किसी राज्य की कोई अलग अलग होती हैं, तो उनको उतनी सीटों में बांट दिया जाता है। अब आता है चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। जैसे भी मैंने बताया था कि भाई जो भी नतीजे हों, वो चाहे जनता हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई नेता हो, उन सबको जो है चुनाव नतीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई 60% जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। इसके बाद 18% ये कहते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, 67 कहते हैं फ़र्क पड़ता है, 18% कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, 15% कहते हैं पता नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो भी चुनाव होते हैं, मैक्सिमम जो भी पार्टी सरकार में होती है, वो ऐसा देखा गया है नेक्स्ट चुनाव में कि वो हार जाती है। हर समय नहीं, मोस्टली ऐसा देखा गया। अगर पिछले हम कुछ नतीजों को देखें, अब की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले नतीजों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहाँ पे चुनाव हुआ प्रतिनिधि जो है शायद ही कभी चुनाव हारता नहीं, जो चुनाव जीत गया वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। उसके बाद वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। और कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार करते हैं, जो भी हारता है वो भी स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या चुनौतियाँ। देखो हम अगर नॉर्मली समझे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या चुनौती, नहीं अगर सही तरीके ढंग से चुनाव होंगे तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलें, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो भी उम्मीदवार है वो जेल में रह के भी पर्चे भर देते हैं, है ना, तो वो सही नहीं है। उसके बाद जो वोटर जहाँ पे वोटिंग होती है या उससे पहले वोटर को खरीद दिया जाता है, पैसे दे के उनको लालच दे दिया जाता है। उसके बाद जो लालच से नहीं मानता, हो सकता है धमका भी दिया जाए। तो ये सामने चुनौतियाँ हैं कि ये सारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद होता क्या है, जहाँ वोटिंग पड़ती है वोटर बूथ पे भी गड़बड़ हो जाती है, ज़बरदस्ती वोट डाल देते हैं या फिर उसको अपने कैंडिडेट अंदर भेज के, वोट नाम किसी का होता है, कोई और वहाँ पे वोट डाल जाता है। उसके बाद जब गिनती होती है उसमें भी धांधली हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है चुनौतियाँ बनी हुई है। जैसे कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है, देखा जाता है मोस्टली जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में ही आता है गलत तरीके से। और उसके बाद स्थिति दूसरों से ज़्यादा उनकी मजबूत होती है जो बाकी कैंडिडेट होते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगते हैं। यानी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नॉर्मल जो कैंडिडेट होते हैं उनको डरा धमका कर
इस वोटर की रेस से यानी वोटिंग की रेस से, उम्मीदवारों की रेस से उनको बाहर कर देते हैं। यानी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पैसा देके खरीद लेते हैं कि भाई आप जो आपने पर्चा भर रखा है वो वापस ले लो। उसके बाद जो पैसा से नहीं मानता उसको डरा धमका देते हैं। तो यानी कुछ कैंडिडेटों को ऐसे बिठा देते हैं जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां व्यवहार कमोबाज एक से होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आम जनता होती है, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, एक पार्टी 19 करती है तो दूसरा 20 करती है, खाना सभी को है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। अब बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे भी हमने बात करी, भाई जिसके पास पैसे नहीं है, जो छोटी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो दबाव महसूस करती हैं अपने ऊपर। जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो एक हम कह सकते हैं बिल्कुल निचले तबके से आया, वो चुनाव लड़ता है तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चाहे वो पैसों की दिक्कत हो, चाहे वो मजबूती की दिक्कत हो, यानी लड़ाई की दिक्कत हो, क्योंकि जो उम्मीदवार पहले से चुनाव में होते हैं वो अपने आप में बहुत सक्षम होते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो ऑप्शन हमारे सामने कम हो जाते हैं। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या कहती है? चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। यानी हमने अभी पढ़ा है कि चुनाव क्यों होते हैं, चलो देख लेते हैं ऑप्शन को। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, बिल्कुल ठीक है। चुनाव जो है वो सरकार को अपने कामकाज करने का फैसला अवसर देता है, बिल्कुल ठीक है। चुनाव लोगों में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करता है, बिल्कुल। वोट तो इसीलिए देता है कि वो अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुन सके, ये भी ठीक है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ चुनाव का और न्यायपालिका का क्या लेना देना। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र अलग चीज़ है, चुनाव जो है वो अपने अलग चीज़ है। तो चुनाव तो न्यायपालिका को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता, ना उनका मूल्यांकन कर सकता। यानी जो भी क्या भी देखा है कभी ऐसा कि जज क्या कर रहे हैं, जनता उससे पूछे या फिर कोई नेता उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या फैसला ले लिया, तो ऐसा नहीं होता। तो यानी ये वाला पॉइंट जो है गलत है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अपना कैंडिडेट वो भेजेंगे तो अपना पसंद की नीतियाँ बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, सही कारण नहीं है। चलिए देखते हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पहले, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, बिल्कुल सही है, शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, बिल्कुल सही है। 18 प्लस हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार करती है, बिल्कुल स्वीकार करती है। हमने बात की थी जो भी रिजल्ट आएगा स्वीकार्य होगा। तो यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है गलत। तो जाहिर सी बात है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या होगी तो भारत में थोड़ा ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इसके बाद मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है, ताकि बिल्कुल समय समय पर मतदाता सूची का, हमने कहा था समय समय पे जो है मतदाता सूची में संशोधन होता रहना चाहिए, चेंजिंग होती रहनी चाहिए, नवीकरणीय आवश्यक है। क्यों, देखते हैं पॉइंट। समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, नहीं। हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, नहीं। हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान, नहीं। संभव है कि कुछ लोग उस जगह से चले जाते, बिल्कुल इसका हो जाएगा ये, हमने बात की थी। संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए होंगे या पिछले चुनाव में मतदान किया था। उसके बाद कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, बिल्कुल हमने बात की थी, आरक्षित होते हैं। क्यों, पढ़ लेते हैं। समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, बिल्कुल ये इसी का आ जाएगा। चलिए और देख लेते हैं आगे। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का है, ताकि यानी हर कोई एक ही वोट डाल सकता है, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले, बिल्कुल सही बात है। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो में कोई भी एडिटिंग या कुछ भी ऐसा रहा हो कि कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इतनी वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आप किसी वीडियो पे या किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।